हेलो दोस्तों। मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज फिर मैंने गालिब साहब को अपने चैनल पर दावत दी है, क्योंकि एक सवाल मन में गूंज रहा था और वो सवाल हाइपोथेटिकल्स क्वेश्चन है। लेकिन उसका हमारी तारीख से और हमारे फ्यूचर से एक गहरा उसको ताल्लुक भी कह सकते हैं, संबंध भी कह सकते हैं। तो उस पर बात मैंने नहीं सुना कि कभी किसी ने की हो, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने क्वेश्चन की तरफ जाऊँ, मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि गालिब साहब अपने चैनल पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं और उसके साथ-साथ ये स्ट्रीम यार्ड पर तकरीबन हर दूसरे दिन लाइव भी आपको बैठे नज़र आएँगे। इनके चैनल पर जाएँ, इनको सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, इनसे क्वेश्चन्स करें। तो इनके चैनल का लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा, इनको जाइए सपोर्ट कीजिए। गालिब साहब, बहुत हाँ जी। शुक्रिया आदाब आपने। स्पार्टकस, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग माय चैनल। तो बात शुरू करें आप फिर। आज फिर हम करते हैं बात। मेरा सवाल जो था वो ये था कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को सुनता हूँ, तो वो अक्सर जिक्र करते हैं मदीना की रियासत का। जब आप मुसलमानों की तरफ देखते हैं तो मुसलमानों के मन में एक ख्वाहिश भी है, एक सवाल भी है और इनकी एक कुछ हदीसें भी निकाल कर लाते हैं कि एक वक्त आएगा जब इस्लाम का गलबा होगा पूरी दुनिया पर। सब कॉन्टिनेंटल मुस्लिमों को देखें, मुसलमानों को देखें तो उनके अंदर एक ग़ज़वा-ए हिंद का कीड़ा भी है। ये कीड़ा बाकी मुसलमानों में तो इतना एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन ये इन लोगों में ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं। लेकिन अब मेरा जो सवाल है, वो सवाल ये है कि हाइपोथेटिकली लेट्स अस्यूम कि दुनिया पर इस्लाम गालिब आ जाता है, इस्लाम का झंडा लहरा जाता है, तो वो दुनिया कैसी होगी? अगर उस दुनिया को हम माज़ी की तरफ देखें, तो हम शुरू करेंगे मदीना की रियासत से। थोड़ा-सा मुझे इजाज़त दें बोलने की। बिल्कुल अब बिल्कुल, मदीना की करें बात। रियासत जो थी, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, मदीना बेसिकली एक कमीनगाह किस्म की जगह थी। इसलिए मदीना को कैपिटल बनाया गया था अपनी उस रियासत का, क्योंकि मदीना के आस-पास सारे ट्रेड रूट्स जो थे वो उसके उसके करीब से होकर गुजरते थे। वहाँ से चारों तरफ जाके अटैक करके कारवां लूटे जाते थे और वापस आके जो है वो कर दिया जाता था। अब कुरान की तरफ अगर देखें, तो मदीना का जो पोर्शन है, वो बहुत एग्रेसिव पोर्शन है। वहाँ कहीं पर कोई पीस वाली आयत आपको शायद ही कहीं पे कोई मदीना वाली जो सूरतें हैं उनमें मिले। उसके बाद आप मोहम्मद मर जाता है, खिलाफत राशिदा शुरू हो जाती है, अबू बकर का टाइम देख लें, रिदा वॉर्स देख लें, पहला फितना देख लें। फिर 4 में से 3 खलीफे कत्ल हो जाते हैं। आगे चल के आप ये इस्लाम फैलता-फैलता पूरे अगले 400 साल जो इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया, जो बाकी दुनिया के साथ किया, वो उसको आप देख लें वो कितना एक पीसफुल था। मैं थोड़ा-सा जंप करता जाऊँगा, मुझे ज़्यादा इन डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, व्यूअर्स भी जानते होंगे, आप भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा खुलासा देना चाहता हूँ, एक इमेज देना चाहता हूँ कि ये कैसी क्या हम वाक़ई उस दौर की तरफ चले जाएँगे या वाक़ई हमें कहीं कोई अमन की सूरत नज़र आएगी? फिर अफ़गानी एम्पायर आप देख लें, आप सल्तनत उस्मानिया देख लें, फिर दिल्ली सल्तनत वो कुतुबुद्दीन से शुरू होकर जो आती है, कोई 300 साल इन्होंने गुज़ारे हैं, दिल्ली सल्तनत ने गुज़ारे हैं इब्राहिम लोदी तक। खून की नदियाँ बहाई गईं। मुगलों का दौर देख लें, फिर जो ये अफ़गानी थे, दुरानी हो गए, गज़नवी हो गए, अब्दाली हो गए, इन्होंने जो खून की नदियाँ बहाईं पाकिस्तान के एरियाज़ में, फिर हिंदुस्तान में आकर और आस-पास के एरियाज़ में जो कुछ इन्होंने किया। आपको क्या लगता है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना था कि एक मुस्लिम एम्पायर अगर हाइपोथेटिकली सपोज़ करें कि दुनिया पे इस्लाम का झंडा गालिब आ जाता है, तो उसके बाद वो दुनिया कैसी होगी ज़रा हमें बताइए? अच्छा, बेसिकली तो अब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं, मगर हम अब ये नहीं देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता। हम एक वक्त को हमारे पास दो सूरतें हैं। एक पहली सूरत तो ये हो सकती है कि पूरी दुनिया में एक ही इस्लामी हुकूमत हो और उसके ही नीचे सब कुछ चल रहा हो, ठीक है। मगर मैं इसके बाद दूसरी सूरत पे
आऊंगा, जो कि बेसिकली अगर एक्चुअलिटी में इस तरह का कुछ हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, पहली सूरत तो यह है कि दुनिया में फर्ज करें किसी तरीके से कोई एक ही ग्लोबल खिलाफत आ जाती है और सारी दुनिया में इस्लाम आ जाता है, तो फिर एक बहुत बैकवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि ये वापस दुनिया पत्थर के ज़माने में चली जाएगी। ठीक है, ये जितना साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसको बंद कर देंगे। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में एक हिसाब से अगर मौलवी हो कोई खलीफा आ जाए तो वो क्या करेगा, वो यूनिवर्सिटीज़ में किसी किस्म की भी साइंटिफिक एजुकेशन या ऐसी एजुकेशन जो कि किसी तरह से भी इस्लाम के खिलाफ जाती है उसको ये बंद कर देंगे। ठीक है, रिसर्च मेरे ख्याल में सिर्फ वेपन्स के अलावा ये किसी और जगह नहीं करने देंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता औरतों की सिचुएशन बड़ी बुरी हो जाएगी, बाकी दूसरे माइनॉरिटीज जो हैं वो उनको फोर्सफुली इस्लाम की तरफ कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर लौंडी गुलाम वाला कल्चर भी आपको दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर किसी भी जगह कोई नॉन मुस्लिम है या इवन के जो के खलीफा है उसके सेक्ट से अलावा भी कोई और है तो वो उनको भी शायद लौंडिया और गुलाम बना ले। पूरी दुनिया में एक ऐसी किस्म की टोटलिटेरियन रिजीम आएगी जो कि ये कहेगी कि इस्लाम और एक खास फिरके का इस्लाम। ठीक है, अगर सुन्नी है तो शायद वो वहाबी सल्फी हो सकता है। ठीक है, वो इस्लाम। बरेलवी तो मेरे ख्याल में बरेलवियत तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही एग्जिस्ट करती है, मलेशिया इंडोनेशिया फिर अरब सारे का सारा वहां पे। फिर शियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि शियों को शायद ईरान और इराक में बहुत ज्यादा मार पड़े, तुर्की में। ठीक है, ये एक पूरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें अगर इनकी हुकूमत किसी तरीके कायम हो जाती है, मगर व्हाट विल हैपन लीडिंग टू दैट ना, वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, अब नहीं हो सकता कि एक आलमी खिलाफत जो है वो कायम हो जाए। ये नहीं होगा दोबारा, क्योंकि एक तरफ शिया हैं। ठीक है, शियों की भी पॉपुलेशन काफी है दुनिया में, 20% के करीब, और बाकी ये हैं। ठीक है, तो एक शिया सुन्नी वाली डिवाइड तो रहेगी। इवन कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान देख लें तो वहां पर भी आपको बरेलवी देवबंदी वहाबी और अहले हदीस वाली डिवाइड जो है नजर आएगी। अहले हदीस वहाबी और देवबंदी एक तरफ हो सकते हैं, बरेलवी एक तरफ हो सकते हैं। फर्ज करें अगर हम सब कॉन्टिनेंट से शुरू करें कि ये कैसे हो सकता है, फर्ज करें आज से कोई 100 साल बाद ये दुनिया को एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये हो सकती है कि दुनिया को ब्रीडिंग के जरिए ना ये कब्जा दुनिया पर कर लेंगे, इतने बच्चे पैदा करें कि एक वक्त ऐसा है कि दुनिया बाकी कम बच्चे पैदा करेगी, पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा होंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, इंडिया पाकिस्तान में अगर इनकी हुकूमत आ जाती है तो फिर क्या होगा, इनके पास एक न्यूक्लियर स्टॉक पाइल होगा। ठीक है, और पहले पहल तो एक बात हो सकती है कि इनकी चाइना से जंग शुरू हो जाए। ठीक है, अगर इनकी चाइना से जंग शुरू हो जाती है तो फिर न्यूक्लियर वार होगी, इंडिया पाकिस्तान खत्म। ठीक है, और साथ ही चाइना भी खत्म। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पे ही सारी सिचुएशन खत्म हो जाए। फर्ज करो किसी तरीके से ये चाइना को डिफीट कर लेते हैं, चाइना किसी और वजह से तब तक डीफ्रेगमेंट हो जाता है, फिर ये उस पर अगर कब्जा भी कर लेते हैं तो फिर उधर जो है ये इस्लाम फैलाते हैं, जबरदस्ती लोगों को इस्लाम फैलाएंगे। यूरोप में अगर आप फर्ज करें एक और नई सल्तनत वहां पे बन जाए, वहां पे भी ये लोग ब्रीडिंग कर करके आउटग्रो कर जाएं और उधर कब्जा कर लें, कोई 60% 50% इनकी पॉपुलेशन हो और कोई इस्लामी जो है वो हुकूमत में आ जाए, तो वो फिर क्या करेगा, बाकी सबको वो जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराएगा, ब्लास्फेमी लॉज, औरतों के हकूक खत्म। अमेरिका में भी इस तरह ही हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि दुनिया में 4-5 ऐसे इस्लामिक सेंटर्स होंगे जिनके पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स होंगी। ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, वो आपको पता है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एटम बम को एक बिल्कुल पटाखा समझते हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने वो ऐसे जोक कहा था कि ये समझते हैं कि कोई अल्लाह मियाँ का पाद है। ठीक है, कि कहीं भी आप चला सकते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आपस में ही चला देने हैं। ठीक है, जब इन्होंने आपस में चला देने हैं तो एक न्यूक्लियर विंटर वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है, दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग मर सकते हैं। मतलब ये मतलब एक एक और तरह की क्यामत होगी जो कि इस्लाम की लाई हुई क्यामत है। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था, आप जब जिक्र कर रहे थे ना इसको, इसकी सारी हाइलाइट्स बता रहे थे इस्लामिक रिजीम की, मेरे जहन में एकदम से एक सवाल गया, एक सवाल क्या गया, एक इंसिडेंट गया। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता क्या आप लोगों ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको शायद इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ना हो। पाकिस्तान में जो टेररिज्म की वेव आई थी 2002 में, जो स्टार्ट हुई थी, ये 9/11 के बाद 2002 में जब पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया था, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आई थी, खास तौर पे पाकिस्तान के अपने ही पाले हुए तालिबान की तरफ से। और तालिबान ने सबसे पहला काम जो किया था, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया था कि एक तो ये है कि जो इनका सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ, चर्चेस को बॉम्ब से उड़ाया गया, दूसरे फिरकों की मस्जिदों को बॉम्ब से उड़ाया गया, और तो और जो सबसे ज्यादा टारगेट हुआ, वो बच्चियों हजारा। के स्कूल थे, हाँ बिल्कुल, बच्चियों के वो स्कूल बिल्कुल। थे।
हम्म। तालिबान ने 400 से ज्यादा बच्चियों के स्कूल सिर्फ एक प्रोविंस में बॉम्ब लगा कर उड़ा मैंने दिए। देखे हुए हैं ये स्कूल सारे ना, आ, 2010-12 और में मैं केपीके में काम करता रहा हूँ, और वहां पे मैंने देखा है कि स्कूल जिस तरह से बच्चियों का क्या, उन्होंने बच्चों के भी उड़ा दिए हुए थे आखिर पे। बच्चों के उड़ा अस्पताल भी दिए, उड़ा दिए, बाद बच्चों के भी सारे स्कूल उड़ा दिए बाद में थे, हाँ, उड़ाए थे अस्पताल उड़ा दिए थे। बच्चों की तरफ। हाँ। उसमें से वो एक बच्चे ने स्कूल बचाया भी था। एतजाज नाम था उस बच्चे का, जिसको वो खुदकश सजा के खुदकश तौर है। पर बाहर का, या खुदकुश बम आया था, बॉम्बर आया था, तो उसने उसको जकड़ लिया था, खुद भी मर गया, लेकिन स्कूल को बचा गया था। फिर मलाला को गोलियां मारी गईं, क्योंकि वो मलाला क्या, लोगों को मलाला पर बहुत ज्यादा एतराज होता है, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। यार मेरा सवाल कभी कभी ये होता है कि मलाला, खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमने उसको दिया क्या। कुछ वो भी नहीं हमें दिया। कुछ ओन नहीं करती। वो अगर पाकिस्तान का सारी जिंदगी नाम भी ना ले ना, तो भी तब भी हमें तो उससे गिला और शिकवा नहीं करना चाहिए। हमने उसके माथे पर गोलियां मार के भेजा था। और हम्म, मलाला फंड जब कायम हुआ था, ये लोग भूल जाते हैं, हम्म, पाकिस्तानियों में बड़ी ये खूबी कह लें या खामी कह लें, हो कुछ भी, ये भूल बड़ी जल्दी जल्दी जाते हैं। एक, मलाला पाकिस्तान का जिक्र करते हुए रो पड़ी थी पूरी दुनिया के सामने। और दूसरी जो चीज थी, वो ये थी कि मलाला फंड जब कायम हुआ था, तो सबसे पहली डोनेशन मलाला फंड की जिस कंट्री को गई थी, वो पाकिस्तान को गई थी। वो हम्म, अलग बात है कि वो, हाँ। उससे ना तो कोई स्कूल बना ना कुछ हुआ। तो तो वो मैं मेरा, एक बात करूं, हाँ, करें करें आप बात। जी, 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 बोले बोले मैंने। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैं हाँ। इसी तरफ वापस आना चाह रहा था कि उसके बाद तो फिर हम वही मोहम्मद के दौर में या वो उस पत्थर के दौर में चले जाएंगे, जहां पर हम्म, हम सब ने जो है ना, वो टखने से ऊपर तलवारें उठाई हुई होंगी। हम्म, और जिस तरह मतलब तालिबान ने अनाउंस किया था कि कोई दाढ़ी का वो डिजाइन बनाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, गोलियां मारी भी उन्होंने लोगों को। तो हम्म, मतलब ये बेसिकली, तो अगर आप उसको इस्लामिक उसको देखना हो एम्पायर को, तो उसकी दो मॉडर्न शक्लें हमारे पास सामने हैं। एक आईएसआईएस की सूरत में है, बिल्कुल। और तालिबान, दूसरा तालिबान हमारे बोको हराम। सामने। हम्म। तो एक तो मैं बात करूं कि बेसिकली होगा क्या कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो बड़ी खराब होगी। ये इसको आप इस तरह से कहें, ये इस्लामोक्लाइप्स होगा, जैसे अपोक्लाइप्स कहते हैं ना, ये इस्लामोक्लाइप्स होगा कि पूरी दुनिया में ये आएंगे, फिर ये क्यामत एक बर्पा कर देंगे, और फिर दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। कोई, आपको जितनी रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन दुनिया में देखने को मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन हो गई, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गया, सब कुछ वापस जाएगा। मलाला जैसे लोग, जो कि कोई थोड़े बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं या हमारे जैसे लोग, उनको ये ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ठीक है। ये किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी को बात नहीं करने देंगे, एक थियोक्रेसी होगी। फिर दूसरा सिस्टम भी आपके सामने आएगा कि वो, अगर तो फर्ज करें इनकी हुकूमत कुछ सस्टेन करती है, तो फिर आपको वो मुगलों वाली सूरत भी मिलेगी, जिसमें बड़े बड़े हरम बनाए जाएंगे, जिधर अंदर लौंडियां बंद होंगी, औरतें बंद होंगी, जिनकी जो इनकी सेक्स स्लेव्स होंगी, जिनको ये यूज करेंगे। ठीक है, इनके हुक्मरान इस तरह के हैं। फिर दूसरी बात यह है कि फिर वो दोबारा से एक वो सारे का सारा याशी वाला भी काम आ जाएगा। मुल्ला जो है, मुल्ला बड़ा स्ट्रांग होगा, ठीक है, मगर मुल्ला जो है वो क्या करेगा, मुल्ला मुल्ला की हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर पे चलेगी। जैसे कि इवन के पाकिस्तान में भी सिर्फ कमजोर पे मुल्ला की हुकूमत चलती है, आर्मी को मुल्ला कुछ नहीं कह सकता। तो बादशाह के आगे मुल्ला कुछ भी नहीं कर सकेगा, मगर जो छोटी नीचे वाली अवाम होगी या नीचे वाली जो मास पॉपुलेशन होगी, उसके ऊपर मुल्ला की हुकूमत चलेगी। जैसे आज मुल्ला पाकिस्तान में क्या कह रहा है कि जी मस्जिद को खोल दो। पाकिस्तान में अभी अभी बातें हो रही हैं कि ये कोरोना वायरस वाले पेंडेमिक का भी पीक शायद जाके मई में कहीं होगा, मगर ये कह रहे हैं कि मस्जिद को खोल दो, और मस्जिद को खोलने के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं बंद करेंगे, रमजान में हम तराबियां पढ़ाना नहीं बंद करेंगे, हम फलां नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो इस तरह के 100 किस्म की जो पाबंदियां वो आवाम पे लगेंगी। ठीक है, और बाकी ऊपर हुक्मरान जो है वो आराम से लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे, सब कुछ उनके लिए होगा, मगर आवाम नीचे या आम आदमी जो है वो बहुत ही उसकी बुरी सिचुएशन होगी। तो ये है बेसिकली इस्लामोक्लाइट्स। सर मेरे ज़हन में एक चीज आ रही थी कि हम बहुत आगे चले गए हैं। शायद हमें क्वेश्चन जो है वो इस हम्म, तरीके से नहीं करना चाहिए था। मुझे क्वेश्चन इस तरीके से करना चाहिए था कि फर्ज करें कि किसी एक मुल्क में एक प्योर इस्लामी निजाम आ जाता है। हाँ। उस इस्लाम वो बेसिकली सिर्फ वो रियासत एक क्या करेगी? मुल्क का जो, वो उस एक मुल्क का जो इस्लामी निजाम है, बेसिकली वो ही एक्चुअली खतरा है, अगर उस मुल्क के पास, उस निजाम के पास रिसोर्सेज हों, सच एज न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन्स। वेपन्स।
ठीक है, तो वो तो पर इस्लाम हाँ ने क्या बिल्कुल। किया है? इस्लाम 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 फैला किस चीज से है? इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। और इस्लाम बिलीव करता है अपने एम्पायर की एक्सपेंशन को एक्सपैंड करने पे। हमें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया पर इस्लाम छाया जाएगा। हमें तो इस चीज से डर लगना चाहिए कि कोई ऐसा कंट्री, जिस कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, वहां पर इस्लामिक एम्पायर ना आ जाए। हाँ फर्ज करो जी, अब ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्ज करो कि खादम हुसैन रिजवी या खादम हुसैन रिजवी जैसा कोई बंदा पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, जो ये कहता है कि जी हॉलैंड वालों ने गुस्ताखी की है तो ये लो जी गौरी आया जी, मतलब गौरी मिसाइल चला दो एटम बम के साथ में। ठीक है, तो मतलब इस तरह का आदमी भी फर्ज करो अगर बैठ जाए तो वो क्या करेगा? वो पाकिस्तान में सारी दुनिया, वो क्या करेगा? वो धमकियां देगा आगे पीछे, वो इंडिया को धमकियां दे रहा है, वो ईरान को धमकियां दे रहा है, वो आगे पीछे और कंट्रीज को धमकियां दे रहा है। क्या होगा? दुनिया उस पर पाबंदियां लगा देगी, नॉर्थ कोरिया जैसी। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जैसी पाबंदियां लगेगी, ना अंदर दवाई आ रही है, ना कोई एग्रीकल्चर आपका है। ठीक है, आपको बाहर से कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, आप जो है अंदर भूखे मार रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा? अंदर अंदर से जाहिर बात है, जब बाहर से आपके इकोनॉमिक टाइज खत्म हो गए। ठीक है, जैसे वो कहता है सूद खत्म कर दो जी, आप कहो जी कि सूद हम नहीं दे सकते, हमारे इस्लाम में जायज ही नहीं है, सूद से जान छुड़ाओ। ठीक है, तो क्या होगा? सारी दुनिया आपके आपको जो है वो कहेगी कि बस जी छोड़ दो इनको, मुल्क को कोई कोई इकोनॉमिक एड नहीं आएगी, कहीं से कुछ नहीं आएगा। जब कुछ आएगा नहीं तो फिर होगा क्या? यानी घर से आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले अंदर कुछ दे नहीं सकते, आपने अंदर भूखे मरना है। जितनी भी ज़राअत है आपकी, जो कुछ भी है, इंडिया के साथ आपने फर्ज करें एक मुआहदा किया हुआ है, सिंध ताश मुआहदा, जिसके तहत आपको तीन दरिया उनके तो तीन पानी दरिया मिलता है। आपके। ठीक है, तो अगर वो बंद भी कर ले पानी तो कोई आपके लिए बोलेगा नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? अंदर अंदर आपका एग्रीकल्चर भी नहीं चल सकता, आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंटरनेशनल जो है वो कुछ नहीं दे रही हैं। ठीक है, आपको एग्रीकल्चरल सीड्स जो दुनिया में अच्छे वाले बनते हैं उनको आप यहाँ पे नहीं ला सकते। आप हैवी इंडस्ट्री नहीं खरीद, हैवी मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते। ठीक है, फर्ज करें अगर आपका शुगर प्लांट कोई खराब हो जाता है तो वो भी आपने इक्विपमेंट बाहर से मंगवाना है, इसका मतलब है वो भी 2 साल बाद बंद हो जाएगा। जाहिर बात है 2 साल में शुगर प्लांट में कोई ना कोई खराबी तो होगी, सीमेंट प्लांट है तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑयल वेल्स हैं अगर आपके चल रहे, गैस वेल्स हैं चल रहे, आपको उसके लिए भी इक्विपमेंट कहीं ना कहीं से मंगवाना है, वो भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वो भी बंद होते जाएंगे। ठीक है, आखिरकार क्या होगा कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं मुल्क में, तो आपके पास ट्रैक्टर चलाने के लिए तेल नहीं होगा। ठीक है, तेल बहुत महंगा होता जाएगा, जाहिर बात है बाहर से आ नहीं रहा, तो फिर आपने दोबारा से बैलगाड़ी पे चले जाएंगे, आपने दोबारा से क्या करना है? हल चलाना है बैल से। ठीक है, आपने दोबारा से गधे गधा गाड़ियां रखी होंगी, गाड़ियां भी आप नहीं चला सकते, तेल आपके पास नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं आप कर सकते, दवाइयां आपको नहीं मिल रही, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? वैक्सीनेशन आपको नहीं मिल रही, आपका डेथ रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल पे आपका कोई वो नहीं है, पॉपुलेशन आपकी एक्सपैंड कर रही है, एग्रीकल्चर आपका श्रिंक कर रहा है। क्या होगा? मुल्क में काल पड़ेंगे, वही जिस तरह नॉर्थ कोरिया के साथ है कि जी उनके पास मेल न्यूरिशमेंट है, उनके पास पूरा खाने को कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जाहिर बात है आपकी पॉपुलेशन एक तरफ से श्रिंक कर रही है, आपके बच्चे मर रहे हैं, आपकी माएँ मर रही हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और बहुत से मसले हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? सब कुछ नीचे की तरफ जाएगा। आपके पास फंड्स नहीं है, आप यूनिवर्सिटियां बंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो एक मौलवी की है वो मदरसे बना रही है, उसको यूनिवर्सिटी की कोई फिक्र नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल्स की कोई फिक्र नहीं है, लड़कियों के ऊपर डॉक्टर बनने पर पाबंदी लग जाएगी। ठीक है, औरतों को घर से निकलने पर पाबंदी लग जाएगी, मर्द जो है वो बाहर फिर रहे हैं। ठीक है, बुर्का पूरी औरतों के ऊपर लग जाएगा। फिर क्या होगा? आपकी 50% आबादी जो औरतों की है वो घरों में बैठी है, वो नॉन प्रोडक्टिव हो गई। दूसरी तरफ आपके ये मौलवी वगैरह हैं जो फिर रहे हैं बाहर। ठीक है, यूनिवर्सिटी बंद, हॉस्पिटल बंद, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें श्रिंक करती हैं ना, क्योंकि जो कुछ भी आपके मुल्क में है, मुसलमान ये समझते नहीं है इस बात को कि जो कुछ भी आज आपके पाकिस्तान जैसे मुल्क में है, या सऊदी अरब जैसे मुल्क में भी है, या किसी भी दुनिया के इस्लामी मुल्क में है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। आज मैं और आप एक लैपटॉप या फोन पे बात कर रहे हैं, ये भी बगैर ग्लोबलाइजेशन के पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इस तरह की पॉलिसी जैसे कि इस्लामिक शरीयत नाफिज करके आप खड़ी करेंगे, वो ग्लोबलाइजेशन के टोटली खिलाफ है। तो आपकी जो भी रियासत हो, चाहे कोई भी हो, वो इंटरनली ही कोलैप्स कर जाती है। अभी ईरान पे भी आप देख लें पाबंदियां लगी हैं, मगर उस तरह की पाबंदियां फिर भी ईरान पे नहीं है, क्योंकि वो चाइना से बहुत सारी चीजें ले लेता है, कुछ रशिया उसकी बहुत सारे मामला में अभी भी हेल्प करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया उसके साथ टाइज कट हुई है, मगर ये इस तरह के बहुत ही को फैनेटिकल तालिबान जैसी जो रजीम है, उसके साथ तो कोई भी, चाइना और रशिया भी टाइज नहीं रख सकते ना। तो फिर क्या होगा?
फिर इस तरह के कंट्रीज फिर आखिर में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मसला ये है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला सकते। फिर क्या होता है, फिर तालिबान जैसे मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं। वो मुख्तलिफ ग्रुप्स जब बनते हैं वो मुख्तलिफ टेरिटरीज पे कब्जे कर लेते हैं। जब वो टेरिटरीज पे कब्जे करते हैं फिर वो आपस में लड़ते हैं। जब वो आपस में लड़ते हैं और लोगों को मारते हैं, फिर ड्रग मनी अंदर आ जाती है, ड्रग्स, फिर ओपियम उगने लगती है, ठीक है, फिर और 100 किस्म की असला जो है नाजायज बनाने लगते हैं, फिर और किस्म के हर किस्म का इलीगल बिजनेस जो है वो उनके फ्लैग के नीचे, इन ग्रुप्स के फ्लैग के नीचे होता है। फिर पाकिस्तान के केस में ऐसा भी हो सकता है कि किसी इनमें से एक ग्रुप के पास या एक से ज्यादा ग्रुप्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स फर्ज करें तो 4-5 ग्रुप हैं, उनमें से किसी दो के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे पे चला देंगे। शायद वो इंडिया पे ना चलाएं, वो पहले अपने ऊपर ही चला दें। अगर डिफ्रेगमेंटेशन की बात आ जाए, मुल्क टूटने लगे, वो पहले अपने ऊपर ही चला दें। फर्ज करें एक की केपीके में गवर्नमेंट है, दूसरे की पंजाब में गवर्नमेंट है, पंजाब के 3 टुकड़े हो गए, केपीके के 2 टुकड़े हो गए, सिंध एक रह गया, बलोचिस्तान जो है वो अलहदा हो गया, कि वो ईरान के साथ मिल गया किसी और के साथ। केपीके वाले जो है वो पंजाब पे चला देंगे, पंजाब वाले सिंध पे चला देंगे। चला के मतलब एंड क्या होगा? एंड वही होगा जो, ये इस्लाम एक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है, ठीक है। इस अगर न्यूक्लियर वेपन्स को इसके साथ मिला दिया जाए और एक अनारकी, किसी किस्म की भी इस्लामिक अनारकी पैदा हो जाए, जैसी कि आईसिस के केस में पैदा हुई या तालिबान के केस में पैदा हुई अफगानिस्तान में, और इनके पास इस तरह के खतरनाक हथियार हों, यकीन करें इनके चलाने की भी जरूरत नहीं है। देखें न्यूक्लियर वेपन्स भी ऐसे होते हैं, अगर फर्ज करें आज दुनिया से सारे इंसान खत्म हो जाए ना, तो तकरीबन 6 माह बाद या 2 साल बाद, मुझे सही याद नहीं है, न्यूक्लियर वेपन खुद ही एक्सप्लोर कर जाएंगे, क्योंकि उनको भी मेंटेनेंस की जरूरत है, उनको भी देखना पड़ता है। इवन कि ये आज बड़ा डेंजर है कि दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन आज यूएस और रशिया के पास भी मौजूद हैं, वो आज से 30-40 साल पुराने हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनमें से कोई मेल फंक्शन करके फट भी सकता है, ठीक है। होती हैं ये चीजें कि सही उनको कह रहे हैं। बचाया जा सकता है, ठीक है, ट्रिगर्स होते हैं, मगर कुछ किसी की गलती से हो भी सकता है कि वो फट जाए, जिसको पता नहीं है वो उसको फटने पे भी मजबूर कर सकता है, या इस तरह के भी मसले हो सकते हैं। तो फर्ज करो इनसे खुद ही कोई चल जाए तो फिर क्या होगा? तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप इस सिस्टम को आज नाफिज कर दें, इसे आज एप्लीकेबल आप कर दें, खादम हुसैन जैसे किसी गधे को आप गवर्नमेंट दे दें, तो ये सारा गजवा हिंद, जितनी बकवास ये करते हैं, सब कुछ जो भी ये बातें करते हैं, यकीन करेंगे सब उल्ट होंगी, सब उल्ट होंगी। ये इंडिया को क्या लड़ेंगे या किसी और मुल्क से क्या लड़ेंगे, दुनिया पे क्या कब्जा करेंगे, ये आपस में ही लड़के मार देंगे, ठीक है, ये सर ये आपस में खादिम चला रिजवी, लेंगे एटम। सॉरी मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को बताने के लिए, चूंकि खादिम रिजवी का पाकिस्तान से ताल्लुक है, मेरे इंडिया के व्यूअर्स काफी हैं, इनको शायद मालूम नहीं होगा। खादिम रिजवी वो आदमी है, खादिम रिजवी कुछ अरसा पहले इस बंदे ने पाकिस्तान के कर्जों से रिलेटेड बात की थी। तो खादिम रिजवी ने तजवीज़ दी थी कि दुनिया में जिन मुल्कों से आप कर्जा लेते हैं, उन मुल्कों से कर्जा ले लें, और जब वो कर्जा मांगने आए तो उनसे कहें कि जी हमने आपको सूद तो देना नहीं है, यानी इंटरेस्ट जो है हम नहीं देंगे। और इंटरेस्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें इंटरेस्ट से मना किया है। हम आपको जो आपका कैपिटल है जो वो देंगे, लेकिन वो भी तब देंगे जब हमारे पास होगा। अगर कोई आगे से आपको रेजिस्ट करे तो कहें कि जी आया जे गौरी, फिर गौरी पाकिस्तान का मिसाइल है, मतलब वो ये धमकी दे रहा है कि अगर आप हमें रेजिस्ट करेंगे तो हम आपके ऊपर एटम बम चला देंगे। अच्छा, अब यहां सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि ये 21वीं सदी है, मॉडर्न सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ इस तरह की इस्लामिक एक्सट्रीम मेंटालिटी भी एग्जिस्ट करती है। और इस खादिम रिजवी साहब को अभी जो 2018 में इलेक्शन हुए थे, 2018 के इलेक्शन में 21 लाख लोगों ने वोट दिया है। अब अंदाजा करें कि खादिम रिजवी की सोच को सपोर्ट करने वाले कोई हजारों नहीं है, लाखों की तादाद में हमारे पास लाखों नहीं, मौजूद है। मतलब आप तो देखें 22.1 मिलियन जो है वो उनकी, वो कितने होंगे, उनकी फैमिलीज भी तो होंगी ना, नॉन वोटर भी तो होंगे ना उन फैमिलीज में, कम से कम ऑब्वियसली, 60-70 लाख आदमी कहीं नहीं गया जो इसका सपोर्टर है, ठीक है, तो कम से ये कम 60-70 लाख। जो गालिब साहब ने आपको बताया, मैं इसका गालिब साहब मुझे अगर 1 मिनट दें तो मैं इसका मैं कंक्लूसिव एक चीज एंड पे और इसमें ऐड कंक्लूड करना करने चाहूंगा, को। एक चीज बस एंड पे ऐड करना जी चाहूंगा, फिर बोले, आप जी बोले। कर। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है, पाकिस्तान के सूरत में मैंने ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो डिस्कस तो जरूर किया, मगर ऐसा नहीं है कि कभी कोई पाकिस्तान में इन जैसे लोगों को ऊपर आने देगा, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कभी भी ऐसे लोगों को भी ऊपर नहीं आने देगी। जिस दिन उनको समझेगा ना कि ये खतरा बन रहे हैं, उस दिन वो इनको गलियों में चुन चुन के मार देंगे, ठीक है, ये बात भी है।
और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कभी भी इन लोगों को कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे। लोग पाकिस्तान में भी बड़े समझदार लोग हैं जो इनको नहीं आने देंगे, ठीक है। और इस्लामी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि हर वक्त इनको रेजिस्ट कर रहे हैं। हम जैसे लोग हैं जो कि हर वक्त इनके खिलाफ हम सर बोल रहे हैं, कई लोग हैं जो कि एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ, ठीक है। सरकार तो सरकार लेट्स होप कि वो सरकार लोग कभी ना एक हारें। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एमएमए किसने बनाई थी मुत्तहदा मजलिस अमल? वो सारी बात है सर इन्होंने बनाई थी ना, मगर जब इनके कंट्रोल से मौलवी बाहर होने लगते हैं हमेशा वो पकड़ टूल भी लेते रहा हैं। है मिलिट्री का हाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल। यही तो सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि हम्म। मौलवी हमेशा पॉलिटिक्स में मौलवी को यूज किया है इन लोगों ने, मिलिट्री वालों ने। मुत्तहदा मजलिस अमल वो खड़ी करके पूरी पूरी गवर्नमेंट बना दी थी उनकी पूरे प्रोविंस में, टके टके बिल्कुल के। ऐसा ही। और फिर जनरल हमीद गोल बैठ के टीवी पर वो कन्फेस करके मरा था मरने से पहले कि हमने मौलवियों को हमेशा जो है वो एज ए टूल यूज किया है। और आपकी और ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक मौजूद नहीं है, दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, रिलीजन और रिलीजियस पीपल हमेशा पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए टूल ही यूज होते रहे हैं। हम्म। तो ठीक है, कंक्लूड करें फिर, मेरी तरफ से सब बातें मेरा हैं। मेरा आखिरी जो बेसिकली मेरा इस क्वेश्चन करने का, हाइपोथेटिकल इस क्वेश्चन को सामने लाने का और आपको ज़हमत देने का असल वजह जो थी वो ये थी कि मुझसे सवाल किया जाता है अक्सर कि यार आपने इस्लाम छोड़ दिया तो आप इस्लाम के अगेंस्ट क्यों बात करते हैं, हम्म। आप इस्लाम पर इतनी तनकीद क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो से मैं आपको उन लोगों को एक छोटी सी पिक्चर दिखाना चाहता था कि देखें, मैं जाती तौर पर और मैं हिस्ट्री को अगर देखें तो उसके लिहाज से भी मैं इस बात का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि इस्लामी निज़ाम इस्लामी निज़ाम जो है ये इट डज नॉट कम्प्रिहेंड विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। हमारी जो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो इस्लामी निज़ाम उसका बिल्कुल अपोजिट है। और इस तरह की वैशी और क्या कहते हैं जालिमाना सोच जहां पर इंसान के बुनियादी राइट्स का लिहाज ना किया जाता हो, जहां औरत को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर के तौर पर ट्रीट किया जाता हो, उसकी वैल्यू एक बकरी से ज्यादा ना हो, ऐसे निज़ाम के अगेंस्ट मैं मरते दम तक बोलता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आपको बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप बदअंती करेंगे। बस। जी गालिब साहब, कुछ आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस सर, आपने सारा बात को बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया है। ठीक है। थैंक यू। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा भी जहमत देता रहूंगा। आप बिल्कुल। बहुत इट्स अ ज्यादा प्लेजर। ज्यादा आप यू आर लाइक अ ब्लेसिंग इन आवर एक्टिविस्ट वर्ल्ड। तो अपने काम को सर जारी यू रखिए आर और ऑल्सो अ ब्लेसिंग। यू आर ऑल्सो अ ब्लेसिंग। बस आपकी ह्यूमिलिटी है कि आप अपनी तारीफ नहीं करते, ठीक है, मगर हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसकी हम सबको जरूरत है। बहुत शुक्रिया गालिब साहब, बहुत चलें शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके गेट ऑल नोटिफिकेशंस का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। पेट्रियन पर आपकी सपोर्ट मेरे इस काम को जारी रखने में बहुत मददगार साबित होगी।